दिन के वक्त आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। रेलवे लाइन के आसपास मेला सा लग गया था। औरतें आग जलाकर नाश्ता तैयार कर रही थीं। बच्चे लाइन के साथ साथ पत्थरों से खेल रहे थे। इतने में कोई सपेरा बीन बजाता तमाशा दिखाने उधर आ गया। उसने पटारी में से सांप निकाला और बीन बजाते हुए तमाशा दिखाने लगा। बच्चे और कुछ बड़े भी सपेरे के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में बैठ गए। मैं भी यूं ही दिल बहलाने के ख्याल से वहां चला आया। सपेरे का रंग स्याह था, हड्डियों का ढांचा था, दाढ़ी और सर के बाल सफेद थे। वो गाल फुलाए बीन बजा रहा था। सामने एक सांप कुंडल मार कर बैठा अपने फन को दाएं बाएं लहरा रहा था। जैसे ही मैं मजमे में पहुंचा, सांप ने अपने फन का रुख मेरी तरफ कर दिया और मुझे टिकटिकी बांध कर तकने लगा। पहले तो मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब सपेरे ने भी बीन बजाते हुए मेरी तरफ घूम कर देखा तो मैं समझ गया कि सपेरे ने मेरे जिस्म से खारिज होने वाली सांप की बू को महसूस कर लिया है। ये कोई नई बात नहीं थी। गुज़श्ता दिनों इस किस्म के वाकयात मेरे साथ हो चुके थे। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे दोनों जानिब कुछ दूसरे मुसाफिर भी खड़े सांप का तमाशा देख रहे थे। सपेरे ने सांप को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सांप बराबर टिकटिकी बांधे मुझे घूरता रहा। सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सांप को पकड़कर पटारी में बंद करने की कोशिश की, मगर सांप उसके साथ से निकल गया और तेजी से मेरी तरफ आया। सांप को आते देखकर लोग खौफजदा होकर इधर उधर भाग गए। मैं भी दौड़कर दूसरी तरफ चला गया। सपेरे ने लपक कर सांप को दुम से पकड़कर उठा लिया और उसे जबरदस्ती पटारी में बंद कर दिया। अब सपेरा उस तरफ बार बार देखने लगा जिस तरफ दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी मौजूद था। सपेरे ने पटारी में से दूसरा सांप निकालकर तमाशा दिखाने की कोशिश की, मगर वो सांप भी फुनकारता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। सपेरे ने उसे भी पटारी में बंद कर दिया और मजमे को मुखातिब करके कहा, आज का तमाशा खत्म। सब लोग वापस रेलवे लाइन के पास अपने अपने ठिकानों पर आ गए। मैं भी अपने साथी के पास आकर बैठ गया। वो सिगरेट पी रहा था। वो बोला, क्यों भाई साहब, देखा है सांप का तमाशा? मैंने कहा, जी हाँ। वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने उसे कुछ न बताया। बताने की जरूरत भी नहीं थी। ये हो ही नहीं सकता था कि ये बातूनी नौजवान सांपों और सपेरों के बारे में कुछ इजहार ख्याल न करता। कहने लगा, भाई साहब, इस इलाके के सपेरे बड़े खतरनाक होते हैं। ये लोगों के घरों में जाकर औरतों के पुराने कपड़े मांग कर ले जाते हैं, फिर अपने किसी सांप को औरत का ब्लाउज सुंघा कर उसे औरत की तरफ रवाना कर देते हैं। वो ऐसे सांप का इंतखाब करते हैं जिसके डसने से औरत कम से कम 48 घंटों के लिए बेहोश हो जाए, लेकिन मरे नहीं। बस फिर वो उस औरत के घर पहुंच जाते हैं और इलाज करने के बहाने 400-500 रुपए हथिया कर औरत को होश में लाते हैं और चल देते हैं। मेरे कान इस बातूनी मुसाफिर की तरफ थे और आंखें जंगल की तरफ जाने वाली एक पगडंडी पर लगी थीं। पगडंडी पर दरख्तों के नीचे वही स्याहफाम सपेरा बैठा बीड़ी पी रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देख लेता था। शायद उसे मेरी पुरस्कार शख्सियत का थोड़ा सा इल्म हो गया था। मैंने उसकी कोई परवाह न की और अपने साथी से बातें करने लगा। कुछ देर बाद मैंने जंगल वाली पगडंडी पर निगाह डाली। सपेरा गायब हो चुका था। वो वहां नहीं था। काफी दिन निकल आया था जब मुसाफिरों में शोर मच गया कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ गई है। दूर से इंजन का धुआं नजर आ रहा था। फिर गाड़ी के विसल की चीखें बार बार सुनाई देने लगी। मुसाफिरों में हलचल मच गई। लोग अपना अपना सामान संभालने लगे। ट्रेन बार बार विसल दे रही थी कि रेलवे लाइन पर कोई ना आए। मुसाफिरों ने लाइन खाली कर दी थी। ट्रेन आकर रुक गई और मुसाफिर उसमें सवार होने लगे। मैं और मेरा साथी भी एक डिब्बे में चढ़ गए। रेलवे ट्रैक के आसपास एक भी मुसाफिर न रहा। उसके बावजूद इंजन 1 मिनट तक खड़े खड़े विसल देता रहा कि अगर कोई मुसाफिर रह गया हो तो वो भी आ जाए। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपने साथी से पूछा, हम भोपाल कितनी देर में पहुंचेंगे? वो बोला, भाई साहब, 4-5 घंटों में तो गाड़ी होशंगाबाद पहुंचेगी। उसके आगे भोपाल मजीद 3 घंटों का सफर है। इसका मतलब था कि ये ट्रेन रात के वक्त भोपाल पहुंचने वाली थी। लेकिन चूंकि अब सफर बगैर किसी रुकावट के शुरू हो गया था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कई नदी नाले, दरिया और जंगल आए और गुजरते चले गए। शाम हो चुकी थी जब ट्रेन होशंगाबाद के स्टेशन पर रुकी। मैं और मेरा साथी हम दोनों प्लेटफॉर्म पर उतर आए और एक टी स्टॉल पर जाकर चाय पीने लगे। 2 पुलिस वाले प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो मुझे शनाख्त न कर सकें। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर कुछ मुसाफिर बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक बेंच के करीब ही जमीन पर बैठा हुआ मुझे वही जंगल वाला स्याहफाम सपेरा नजर आया।
اس نے सांपों की पटारी वाला झोला अपने आगे रखा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। मेरा माथा ठनका, कहीं ये सपेरा मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। आखिर उसको मेरी पुरस्कार शख्सियत की निशानदही उसके सांप ने कर दी थी। मैंने उसे ज्यादा अहमियत न दी, इसलिए कि मेरे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। इससे पहले कई बार सपेरे मेरा ताक़ुब कर चुके थे। सिर्फ इतना ख्याल जरूर था कि कहीं इस सपेरे के पास कोई खतरनाक मंत्र न हो और वो ये मंत्र मुझ पर फूंकने की कोशिश न करे, लेकिन मैं उसे अपने करीब आने का मौका ही नहीं दूंगा। बस मुझे उस सपेरे से मोहतात रहने की जरूरत थी। मैं इन ख्यालात में उलझा हुआ था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, दोनों पुलिस के सिपाही मेरे सामने खड़े थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा साथी मेरे पास ही खड़ा था। वो चूंकि बातूनी नौजवान था, कहने लगा, थानेदार साहब, हम नागपुर से आ रहे हैं, भोपाल जाएंगे। क्यों, क्या बात है, खैरियत तो है? पुलिस के सिपाही ने उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, तुमसे मैंने कुछ नहीं पूछा, तुम खामोश रहो। सिपाही दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने हवास को कतई मुंतशिर न होने दिया। बड़े एतमाद से कहा, नागपुर अपने बड़े भाई से मिलने गया था, अब भोपाल वापस जा रहा हूँ। भोपाल में क्या करते हो? मैंने यूं ही कह दिया, गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करता हूँ। भोपाल में रहते कहाँ हो? मैंने कहा, वहीं कॉलेज के क्वार्टरों में रहता हूँ। मैंने देखा कि उन सिपाहियों में से एक हवालदार था, मुझसे पूछगिछ वही कर रहा था। उसने दूसरे सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। तब मेरा बातूनी साथी बीच में बोल पड़ा, जनाब, आपके पास तलाशी के वारंट हैं? हम भारत के नागरिक हैं, आप बगैर वारंट के किसी की तलाशी नहीं ले सकते। इस पर हवालदार ने मेरे साथी को गिरेबान से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। तुम चुप रहोगे या नहीं? मेरा बातूनी दोस्त वहीं दुबक गया। सिपाही मेरी तलाशी लेने लगे। मेरे पास कुछ नकदी थी और कुछ नहीं था। मैं भूल ही गया था कि मेरी जैकेट की जेब में गार वाले सांप का दिया हुआ स्याह मोहरा भी है। सिपाही ने मोहरे को निकाल कर गौर से देखा, फिर हवालदार को पकड़ते हुए कहा, ये काला पत्थर उसकी जेब से निकला है। हवालदार ने मोहरे को गौर से देखते हुए पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, पत्थर है, रेलवे लाइन पर से उठाया था, मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगता है तो ले लें। हवालदार ने मोहरे को दूसरे हाथ में लेते हुए कहा, ये गर्म क्यों है? मैंने कहा, ये पत्थर है ही ऐसा। उसने मोहरा मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसे जेब में रख लिया। उसके बाद दोनों पुलिस वाले आगे बढ़ गए। मेरा बातूनी साथी बड़ा गुस्से में था। उसने दबी जबान में सिपाहियों को गालियां दी और कहने लगा, ये साले महज पैसे बटोरने की खातिर ऐसा करते हैं। तुम्हारी जेब में सिर्फ 4-5 रुपए थे, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन मैं चौकस हो गया था। इसका मतलब था कि पुलिस को मुझ पर शक पड़ सकता है, वरना ये सिपाही कभी मेरे पास ना आते। अगर उन्हें महज पैसे ही बटोरने होते तो मेरे साथी से पूछगिछ करते, क्योंकि उसकी वजह कता मुझसे ज्यादा बेहतर थी। लेकिन पुलिस ने मुझे मुश्तबा समझकर ही मुझसे पूछगिछ की थी। ट्रेन होशंगाबाद से चल पड़ी। रात हो गई थी। ट्रेन तारीक जंगलों में सफर करती रही। रात के 10:30 बजे भोपाल शहर की रोशनियां दिखाई देना शुरू हो गईं। ट्रेन में हवा के तेज झोंके आ रहे थे, जिसकी वजह से कोशिश के बावजूद मुझे जमीला और कमांडो खालिद की बू महसूस न हुई। वैसे भी जब इंसानी शक्ल में होता था तो उन लोगों की खुशबू मध्यम पड़ जाती थी और सांप के रूप में मुझे काफी फासले से उनकी खुशबू आ जाती थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैंने अपने बातूनी साथी से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा भाई, खुदा हाफिज। उसने कहा, अरे भाई, मैं भी यहीं उतर रहा हूँ, चलिए बाहर तो चलिए, स्टेशन से बाहर खुदा हाफिज कहेंगे। प्लेटफॉर्म पर इतना रश था कि मेरा बातूनी साथी मुसाफिरों में कहीं गुम हो गया। मैंने भी उसे तलाश करने की कोशिश न की। स्टेशन से बाहर आकर मैंने हवा को सूंघा। मुझे फजा में रची हुई जमीला और कमांडो खालिद की हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई। मैं बड़ा खुश हुआ कि रात को नहीं तो सुबह अपनी प्यारी बीवी जमीला से इंसानी शक्ल में मुलाकात कर सकूंगा। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि अब मैं कलकत्ते की तरफ नहीं जाऊंगा और कमांडो खालिद से कहूंगा कि वो मुझे और जमीला को पाकिस्तान पहुंचा दे। इरादा यही था कि जमीला को पाकिस्तान छोड़कर खुद बॉर्डर क्रॉस करके कमांडो खालिद के पास वापस आ जाऊंगा और जिहाद कश्मीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और कश्मीरी मुजाहिदीन के शाना बशाना भारतीय जारहियत के खिलाफ लड़ूंगा। स्टेशन के बाहर आकर मैंने रक्षा ले लिया और उसे एक खास जगह चलने को कहा। मैं रक्षे को कमांडो खालिद की कमीनगाह के आसपास भी नहीं ले जाना चाहता था। चुनाचे मैं कमीनगाह वाले टीले से काफी पीछे एक सड़क पर उतर गया। रात का वक्त था। सड़क पर अंधेरा था। हर तरफ खामोशी थी। दूर किसी सड़क पर से किसी वक्त किसी ट्रक वगैरह के गुजरने की आवाज आ जाती। ये जगह शहर से बाहर थी। मेरी दाएं जानिब काफी फासले पर भोपाल शहर की ऊंची नीची रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थीं। मैंने फजा में जमीला और कमांडो खालिद की खुशबुएं सूंघने की
कोशिश की, मगर मुझे उनकी हल्की सी खुशबू भी महसूस न हुई। जब मैं सांप से इंसानी रूप में आ जाता था तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता था कि कभी दूर से अपने किसी खास साथी की हल्की सी खुशबू आती थी और कभी बिल्कुल नहीं आती थी, जबकि सांप के रूप में ऐसा नहीं होता था। मैंने कोई ख्याल न किया और कमांडो खालिद और दूसरे मुजाहिदीन की खुफिया कमीनगाह की तरफ बढ़ता चला गया। एक जगह आकर मैं रुक गया और एक दरख्त की ओट में छुप कर पीछे देखा कि अंधेरे में कोई मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं दरख्त की आड़ से निकल कर कमीनगाह की तरफ चलने लगा। मुझे रात के अंधेरे में कमीनगाह के टीले का खाका नजर आया। मैं एक जगह से टीले की दीवार के करीब नशेब में उतर गया। फौरन ही मुझे दो मुजाहिदों ने एक जानिब से निकल कर दबोच लिया। मैं जानता था कि वो अपने आदमी हैं और अब वो ये तसल्ली करना चाहते हैं कि मैं भी उनका ही आदमी हूँ या कोई और हूँ। बहुत जल्द उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे खालिद के बारे में पूछा तो एक मुजाहिद ने कहा कमांडर अंदर ही है, और वो दोनों अंधेरे में रूपोश हो गए। कमांडर खालिद कमीनगाह में ही था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ, गले लगाकर मिला और बोला, करमदाद, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हमारे पास आ गए। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था। मैंने दरी पर बैठते हुए कहा, खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो भी मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, ये और भी खुशी की बात है कि तुम अपनी असली शक्ल में मेरे सामने बैठे हो। ये बताओ इतने दिन कहाँ रहे, तुम पर क्या गुजरी? मैंने कमांडो खालिद को अपनी सारी दास्तान सुना डाली। फिर उसने मुझे बताया कि मुझसे बिछड़ने के बाद उस पर क्या गुजरी। मैंने जमीला का पूछा तो कहने लगा, भाभी तो इस बार तुम्हारे लिए सख्त परेशान रही है। मेरी बहन ने मुझे बताया है कि वो तुम्हारी जुदाई में आंसू भी बहाती रही है। मैंने कमांडो खालिद से कहा, कमांडर, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जमीला को पाकिस्तान छोड़ाऊंगा। उसका यहाँ रहना हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकता है, जबकि उस पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है। खालिद बोला, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि भाभी के वापस जाने से तुम ज्यादा आजादी और यकसुई से काम कर सकोगे। मैंने कहा, पहले मैंने सोचा था कि मैं भी जमीला के साथ ही पाकिस्तान चला जाऊं और उसे खुद उसके वालिदैन के हवाले कराऊं, लेकिन अगर तुम्हारा कोई मुजाहिद इसकी जिम्मेदारी ले ले कि वो जमीला को उसके माँ बाप के पास छोड़ाएगा तो मुझे साथ जाने की जरूरत नहीं रहेगी। खालिद कहने लगा, उसकी तुम फिक्र न करो, हमारा जो मुजाहिद भाभी को लेकर पाकिस्तान जाएगा वो उसे उसके घर ही छोड़ कर आएगा, बल्कि जमीला भाभी से पर्चा लिखवा कर साथ लाएगा कि मैं खैरियत से घर पहुंच गई हूँ। मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। मैंने कहा, सुबह जमीला से मिलकर उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगा। खालिद ने कहा, क्या भाभी तुम्हारे बगैर पाकिस्तान जाने पर राजी हो जाएगी? मैंने एतमाद से कहा, वो जरूर राजी हो जाएगी, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं यहाँ इंडियन फिल्में देखने के लिए नहीं बैठा। मैं जिहाद कश्मीर का एक अहम सिपाही हूँ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनके हुकूक की खातिर जिद्दोजहद कर रहा हूँ, जिनसे भारतीय हुकूमत ने उन्हें महरूम कर रखा है। वो कभी एतराज नहीं करेगी। दूसरे रोज जमीला मुझसे मिलने कमीनगाह में आई। मैंने देखा कि उसकी सेहत खराब थी और वो पहले से कमजोर हो चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, जमीला, तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं। अब तुम बहुत जल्द पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास वापस चली जाओगी। उसने मेरे सीने पर से सर उठाकर कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी मेरे साथ पाकिस्तान जाना होगा। मैंने कहा, जमीला, यहाँ मेरे कुछ फराइज हैं। यहाँ के मुसलमानों के, खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के मुझ पर कुछ हुकूक हैं जो मुझे यहाँ रहकर अदा करने हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद फौरन तुम्हारे पास पाकिस्तान आ जाऊंगा। मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही और यही कहती रही कि वो मेरे बगैर पाकिस्तान नहीं जाएगी। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और बड़े आराम से समझाना शुरू किया कि मेरा हिंदुस्तान में रहना और कश्मीरियों की जंग आज़ादी में हिस्सा लेना किस कदर जरूरी है। वो मेरी बातें नम आलूद आंखों से सुनती रही। आखिर मैंने उसे इस बात पर राजी कर लिया कि वो अपने मुजाहिदों के साथ अकेली ही पाकिस्तान जाएगी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहा, जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे बारे में बड़ी फिक्र लगी रहती है। जो मुसीबत तुम्हारे साथ लग गई है, तुम किसी भी वक्त इंसान से सांप बन सकते हो। इसने तो मेरी जान निकाल कर रखती है। पाकिस्तान में मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि खुदा जाने किस हालत में होगे और तुम पर क्या गुजरी है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा जमीला, खुदा पर भरोसा रखो, वो हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत देर तक जिंदा सलामत रखेगा। जमीला रात तक कमीनगाह में मेरे पास ही रही। हमने इकट्ठे मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो चली गई। कमांडो खालिद ने दूसरे ही रोज अपने खास आदमियों को बुलवाकर उनसे कश्मीर में जंगबंदी लाइन की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की। अपने खास दो मुजाहिदों ने हमें यकीन दिलाया कि वो जमीला भाभी को पाकिस्तान पहुंचा देंगे। उन्हें खास खुफिया रास्तों का इल्म था। कमांडो खालिद ने उनमें से एक मुजाहिद से कहा, शहबाज खान, मैं तुम्हारे
तुम्हारी ये ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम जमीला भाभी को उसके वालिदैन के पास खुद छोड़ कर आओगे। क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करते हो? मुजाहिद शहबाज खान ने कहा, कमांडर, मैं ये ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी और खुशी के साथ अदा करूंगा। हुक्म करें, हमें भाभी को लेकर यहाँ से कब जाना होगा? देर करने की जरूरत ही नहीं थी। उसी दिन शाम के वक्त जमीला रोती हुई आंखों के साथ मुझसे रुखसत हो गई। उसने जाते वक्त मुझसे वादा किया था कि मैं अपना ख्याल रखूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पाकिस्तान उसके पास वापस आ जाऊंगा। जमीला को मुजाहिदों के साथ मकबूजा कश्मीर की तरफ रवाना करने के बाद कमांडो खालिद और मैं बैठ गए और चाय गर्म करवा कर पीते हुए बातें करने लगे। कमांडो खालिद कहने लगा, कश्मीर के महाज पर भारतीय हाई कमान ने ताज़ा दम यूनिटें भेजनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहाँ गुरखे, मरहट्टे, डोगरे और मद्रासी फौजी अपने हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के हाथों बुरी तरह मर रहे हैं। लेकिन हमारे मुजाहिदों के पास वसाइल की कमी है, जबकि अब जो इंडियन आर्मी की यूनिटें कश्मीर भेजी जा रही हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक उन्हें जदीद तरीन असलहा दिया जा रहा है। मैंने पूछा, ये यूनिटें और उनका असलहा किस रूट से भेजा जा रहा है? कमांडो खालिद ने कहा, जम्मू से कश्मीर की वादी में पहुंचने का एक ही रूट है, उसी रूट से ये सब कुछ जा रहा है। मैंने अपनी प्याली में गर्म चाय उंडेलते हुए पूछा, हमें ये मालूम करना चाहिए कि भारत के किस सप्लाई सेंटर से ये जदीद तरीन असलहा मकबूजा कश्मीर को सप्लाई होता है? खालिद कहने लगा, ये मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सप्लाई इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में की जा रही होगी, इसलिए ये इंतहाई हसास और अहम सप्लाई लाइन है। मैंने कहा, कमांडर, हम तो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए सर पर कफन बांध कर निकले हुए हैं। अगर सप्लाई लाइन पर इंडियन आर्मी ने एटम बम भी लगा रखे हों तो हमें उससे क्या? खालिद बोला, वो तो तुम ठीक कहते हो, मेरा भी यही ईमान है, लेकिन सिर्फ अपनी जान पर खेल जाने से मकसद हल नहीं हो जाता। अपने मिशन में कामयाब होना भी बहुत जरूरी है। मैंने चाय की प्याली का आखिरी घूंट हलक में उतारने के बाद कहा, खालिद भाई, तुम ये तो मालूम करो कि मकबूजा कश्मीर के महाज पर भारतीय यूनिटों को जदीद तरीन असलहे की सप्लाई किस रूट से होती है, उनका सप्लाई सेंटर भारत में किस जगह पर है और वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? खालिद कहने लगा, ये कल ही मालूम हो जाएगा, अब तुम भी आराम करो, रात काफी हो गई है। कमांडो खालिद दूसरी कोठरी में चला गया, मैं वहीं दरी पर सो गया। अगले रोज सुबह सुबह खालिद ने अपने 2 खास आदमियों को मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय यूनिटों की सप्लाई लाइन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान मैं खुफिया कमीनगाह के अंदर ही रहा। मैंने खालिद से नागिन दुर्गा के बारे में पूछा तो उसने कहा, भाई, वो तो सांप की शक्ल में होगी और जब से तुम गए हो यहाँ हमने किसी सांप को नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी ये नागिन दुर्गा भोपाल शहर में नहीं है, अगर होती तो तुम्हारी बू पाकर अब तक यहाँ पहुंच चुकी होती। ये कमांडो खालिद ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मैं इंसानी रूप में नागिन दुर्गा की बू महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वो सांप की शक्ल में थी। उसे मेरी बू दूर से आ सकती थी और वो किसी न किसी तरह खुफिया कमीनगाह में पहुंच सकती थी। अगर वो अब तक मेरे पास नहीं पहुंची थी तो इसका मतलब था कि वो वाकई भोपाल में नहीं है। अब भेरू जी के मंदिर में भी उसे देखना फजूल था। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं उसके साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो। आखिर वो सांप की शक्ल में है, कहीं किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसको हलाक करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। नागिन दुर्गा के बारे में मेरे जहन में तरह तरह के खदशे पैदा हो रहे थे, मगर मैं उसकी तलाश में निकल भी नहीं सकता था। एक अहम तरीन मिशन मेरे सामने आने वाला था और ये मिशन मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिटों की असलहा सप्लाई को तबाह करने का मिशन था, जो अपने कम तरीन और महदूद वसाइल को देखते हुए बड़ा नाजुक मिशन था। अपने जिस मुजाहिद को असलहे की सप्लाई लाइन मालूम करने के लिए भेजा था, उसने 2 दिन लगा दिए। तीसरे दिन वो खुफिया कमीनगाह में आया तो फकीर के भेस में था। कहने लगा, मकबूजा कश्मीर की इंडियन यूनिटों को झांसी के सप्लाई सेंटर से असलहा सप्लाई होता है। ये असलहा भारतीय फौजी ट्रकों में लोड करके वाया ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाता है। कमांडो खालिद ने पूछा, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होता है? मुजाहिद शहबाज ने कहा, इन ट्रकों के आगे पीछे आर्मर्ड गाड़ियां होती हैं जिन पर मशीन गन्ने लगी होती हैं। दरमियान में भी इस किस्म की बख्तरबंद गाड़ियों को हिफाजत के लिए रखा जाता है। पठानकोट से आगे ऊपर हेलीकॉप्टर भी इन ट्रकों की देखभाल के लिए आ जाते हैं। कमांडो खालिद खामोश हो गया, वो गहरी सोच में था। मैंने मुजाहिद से पूछा, अंदाजन ये कितने फौजी ट्रक होंगे? मुजाहिद ने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक हफ्ते में 3 बार झांसी के असलहा सप्लाई सेंटर से 12 ट्रक मकबूजा कश्मीर की तरफ जाते हैं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, इन फौजी ट्रकों को हम कहां तबाह करते रहेंगे? बेहतर तो ये है कि असल मुद्दा खत्म किया जाए, यानी झांसी का असलहा डिपो ही उड़ा दिया जाए। मैंने कहा, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी भी यही राय है, लेकिन इसके लिए बड़े वसाइल की जरूरत होगी। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा,
वसाइल क्या होते हैं करमदाद। तुम खुद कहा करते हो कि मुसलमान कम से कम वसाइल के साथ भी पूरी दलेरी से लड़ता है और फतह हासिल करता है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हमारी जानें चली जाएंगी, हम मर जाएंगे। हम 3-4 मुजाहिदों के मरने से कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को किस कदर फायदा नहीं होगा। ये सोचो, हमारी जानों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को तक़वियत पहुंचाई जाए और उसके दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा तबाह बर्बाद किया जाए। फिर कमांडो खालिद ने मुजाहिद शहबाज से पूछा, झांसी का असलहा सप्लाई सेंटर शहर के कौन से हिस्से में वाक़ है, क्या तुम ये मालूम कर सकते हो? मुजाहिद ने कहा, क्यों नहीं सर, मुझे कल का दिन दे दीजिए, मैं उस असलहा सप्लाई सेंटर के बारे में आपको पूरी मालूमात फराहम कर दूंगा। वो बोला, तुम बेशक 2 दिन ले लो, मगर पूरी तफसील मालूम करने की कोशिश करना। मुजाहिद शहबाज ने कहा, ऐसा ही होगा कमांडर, इंशाअल्लाह मैं मुंह अंधेरे की गाड़ी पकड़कर झांसी की तरफ रवाना हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।